नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 12वीं जीव विज्ञान विषय के अध्याय 1 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय के हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है पुष्पी पुष्पी पौधों को रिक्त स्थान पौधे कहते हैं। इस ऑब्जेक्टिव में क्या आना चाहिए, सोचिए। पुष्पी पौधों को आवृतबीजी पौधे कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जितने भी आवृतबीजी पौधे होते हैं उन सभी पौधों के बीज के चारों ओर फल भित्ति का आवरण पाया जाता है। इनका जो बीज होता है, इस बीज के चारों ओर फल भित्ति का आवरण पाया जाता है, इसलिए इन्हें आवृतबीजी पौधे कहते हैं। साथ ही इन आवृतबीजी पौधों का मुख्य लक्षण होता है पुष्प। यह पुष्प जो है इनका मुख्य प्रजनन अंग होता है और आवृतबीजी पौधों में द्विनिषेचन पाया जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। अब बात करते हैं, आवृतबीजी पौधे दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री पौधे यानी कि ऐसे पौधे जिनके बीज में केवल और केवल एक ही बीजपत्र पाया जाता है, इस एक बीजपत्र को स्कूटेलम कहते हैं। इसके अंतर्गत मक्का के साथ ही हम देखते हैं गेहूं, इन सभी में हम एक बीजपत्र देखते हैं। इसी प्रकार द्विबीजपत्री पौधे अर्थात ऐसे पौधे जिनमें दो बीजपत्र पाए जाते हैं, उन्हें हम द्विबीजपत्री पौधे कहते हैं। इन्हें डाइकोटिलीडोन भी कहा जाता है। द्विबीजपत्री के अंतर्गत हम उदाहरण पढ़ते हैं चना, सरसों, मटर, ये सभी जो है द्विबीजपत्री पौधे होते हैं। यहाँ पर हम एक पौधे की संरचना देख रहे हैं। इस पौधे में हमें दो प्रकार की चीजें दिख रही है, एक तो शूट सिस्टम यानी कि प्ररोतंत्र और एक रूट सिस्टम यानी कि जड़ तंत्र। जड़ तंत्र में कई प्रकार की जड़ें होती है, हमने देखा है मूसला जड़, अपस्थानिक जड़, रेशेदार जड़। वहीं शूट सिस्टम यानी कि प्ररोतंत्र में हम देख रहे हैं सबसे ऊपर की ओर पुष्प। यह पुष्प जो है इनका प्रजनन अंग होता है और पुष्पी पौधे का मुख्य अभिलक्षण होता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला ऑब्जेक्टिव है सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा तथा सबसे ऊंचा आवृतबीजी पौधा कौन सा है, अर्थात सबसे छोटा पुष्पी पौधा और सबसे ऊंचा पुष्पी पौधा कौन सा है। इसका उत्तर है सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा वोल्फिया और सबसे ऊंचा आवृतबीजी पौधा सिकोआ है। जैसा कि हम इस चित्र में देखते हैं, यहाँ पर हमें सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा दिखाई दे रहा है, ये वुल्फिया है। वुल्फिया का आकार 1 मिलीमीटर से भी बहुत कम होता है, अर्थात इसका आकार 0.1 मिलीमीटर से 0.5 मिलीमीटर के बीच में, अर्थात 0.2 मिलीमीटर के अंतर्गत ही इसका साइज होता है। इसका माइक्रोस्कोपिक आकार हमें दिखाई दे रहा है। यह वुल्फिया है, यह सबसे छोटा पुष्पीय पौधा अर्थात आवृतबीजी पौधा है। अब हम अगला सिकुआ का चित्र देखते हैं। यहाँ पर हमें सिकुआ पौधा दिखाई दे रहा है। यह भी एक पुष्पीय आवृतबीजी पौधा है। जैसा कि इसकी ऊंचाई 50 से 85 मीटर अर्थात 164 से 279 फीट के लगभग होती है। लगभग 15 मंजिला इमारत इतनी ऊंचाई इसकी होती है। इसलिए इसका रिकॉर्ड किया गया है सबसे ऊंचा आवृतबीजी पौधा सिकुआ है। हमारा अगला ऑब्जेक्टिव है पौधों में जनन के मुख्य प्रकार हैं, अर्थात जनन कितने प्रकार का होता है। जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। लेकिन पौधे की बात करें तो पौधे में अलैंगिक जनन यानी कि इसमें कायिक जनन या वर्धी जनन होता है और एक लैंगिक जनन होता है। अब हम प्रजनन के बारे में पढ़ते हैं कि प्रजनन होता क्या है। तो जनन, जैसा कि हम जानते हैं कि जीवों में अपने ही समान नई संतान उत्पन्न करने की क्षमता को हम जनन कहते हैं। जनन जीवों का एक मुख्य लक्षण है जिसके माध्यम से जीव जाति की निरंतरता बनी रहती है। जनन भी दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन।
अलैंगिक जनन में कई प्रकार है, जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। अलैंगिक जनन में विखंडन होता है। विखंडन किस में होता है? विखंडन अमीबा में होता है। जैसे कि एक अमीबा कोशिका विखंडित होकर दो नई अमीबा कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है, इसे हम विखंडन कहते हैं। इसी प्रकार बहुखंडन, बहुखंडन जैसा कि प्लाज्मोडियम विपरीत परिस्थितियों में प्लाज्मोडियम अपने ही समान कई प्लाज्मोडियम का निर्माण कर लेता है, तो उसे हम बहुखंडन कहते हैं। इसी के साथ अलैंगिक जनन में हमने मुकुलन पढ़ा था, जैसे हाइड्रा में मुकुलन है। इसके अलावा पुनरुत्भवन पढ़ा था, जैसे प्लेन एरिया में पुनरुत्भवन होता है। लेकिन हम पौधों में पढ़ें तो पौधों में कायिक जनन यानी कि वर्धी प्रजनन होता है। वर्धी प्रजनन यानी कि कायिक प्रजनन क्या होता है? इसके अंतर्गत पौधे के कायिक भाग जैसे कि जड़, तना, पत्ती, ये सभी पौधे के कायिक भाग हैं। इन कायिक भाग से एक नए पौधे का जन्म होना, उसे हम वर्धी प्रजनन या कायिक प्रजनन कहते हैं। अब अलैंगिक जनन का ही यह भाग है, मतलब कि इस नए पौधे के निर्माण में किसी भी प्रकार से नर युग्मक और मादा युग्मक ने भाग नहीं लिया है, अर्थात केवल और केवल एक ही जीव ने भाग लिया है, इसलिए इसको हम अलैंगिक जनन कहते हैं। और इसमें एक ही जीव नए जीव का निर्माण कर लेता है, और नए जीव का जब निर्माण करता है तो इसे हम अलैंगिक जनन कहेंगे, और इसमें उत्पन्न होने वाली नई संतान के गुण अपने पेरेंट्स के समान रहेंगे। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि कायिक जनन में, जैसे कि हमने एक गुलाब के पौधे की कलम ली और उस गुलाब के पौधे की कलम को हम किसी गमले में रोपित कर देते हैं, तो उससे एक नया पौधा बन जाता है। तो यह एक कायिक जनन का उदाहरण है। अब लैंगिक जनन की परिभाषा की बात करें तो ऐसा जनन जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का संलयन होता है और उनसे नई संतान बनती है, तो इसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। युग्मकों का संलयन या निषेचन। निषेचन क्या होता है? निषेचन का अर्थ है नर तथा मादा युग्मकों का संलयन निषेचन कहलाता है। और लैंगिक जनन पौधों में भी होता है और जंतुओं में भी होता है। अब हम इस चित्र के माध्यम से पौधों में लैंगिक प्रजनन के बारे में समझेंगे। जैसा कि आपको ये पुष्प दिखाई दे रहा है, इस पुष्प में सबसे बाहर की ओर हमें दिखाई दे रहा है कैलिक्स हरे रंग का, फिर कोरोला जो इसका रंगीन भाग है। इसके बाद तीसरा जो चक्र होता है, यह चक्र जो है एंड्रोशियम है। एंड्रोशियम में दो भाग दिखाई दे रहे हैं हमें, एंथर और फिलामेंट। एंथर भाग में बहुत सारे पराग कणों यानी कि पोलन ग्रैंड का निर्माण होता है। अब सबसे पहले एंथर में माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है, इसमें मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से एक द्विगुणित माइक्रोस्पोर मदर सेल से अगुणित टेट्रोड्स का निर्माण होता है। ये टेट्रोड्स में से सेल्स जो है माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन में प्रवेश करती है और इससे एक सुविकसित परागकण का निर्माण होता है। इस सुविकसित परागकण में जनरेटिव न्यूक्लियस और ट्यूब न्यूक्लियस होते हैं, जो कि जनरेटिव सेल्स और ट्यूब सेल्स का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार ये जो पोलन ग्रेन है, ये आगे परागन के लिए तैयार होता है। पुष्प के गाइनोसियम भाग, ये जो गाइनोसियम भाग है, इस गाइनोसियम भाग में तीन भाग होते हैं, वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो परागकण के निर्माण के दौरान ही गाइनोसियम के कार्पल भाग के ओवरी में गुरु बीजाणु यानी कि मैक्रोस्पोर ओव्यूल्स का निर्माण शुरू हो जाता है। अब इस दौरान इस ओवरी भाग के अंदर मैक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन में प्रवेश करती है और इसमें भी टेट्रोड्स बनते हैं, और साथ ही ये जो टेट्रोड्स है माइटोसिस में प्रवेश करते हैं और इस एम्ब्रियो के मतलब कि इस ओवरी के अंदर एम्ब्रियो सेक के अंदर जो है ये समसूत्री विभाजन के माध्यम से केंद्रक अपनी अपनी पोजीशन पर जाते हैं। जैसे कि एंटीपोडल साइड पर जो है 3 सेल्स पाई जाती है, उसी प्रकार इसके विपरीत भाग पर 2 सिनर्जिड सेल्स और एक से अंड सेल पाई जाती है, और मध्य में जो है 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। जब परागकण
का परागण होता है तो परागण होने के दौरान इस परागकण से एक ट्यूब का निर्माण होता है जिसे पोलन ट्यूब कहते हैं और इस पोलन ट्यूब के माध्यम से इसके नर युग्मक दोनों नर युग्मक जो है ओवरी में प्रवेश करते हैं इस प्रकार से, जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। अब जैसे ओवरी में पोलन ट्यूब प्रवेश करती है तो पोलन ट्यूब के माध्यम से दोनों नर युग्मक इस एम्ब्रियो सेक में प्रवेश करते हैं और इनमें से एक नर युग्मक जो है इसमें उपस्थित अंड एक सेल को निषेचित करते हैं और साथ ही एक नर युग्मक जो है इसके मध्य में पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिलता है, जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इस प्रकार दो बार जब निषेचन होता है तो इसे हम द्विनिषेचन कहते हैं और साथ ही इसका जो भ्रूण कोश होता है जिसमें 3 न्यूक्लियस हो गए तो इसको त्रिगुणित कहेंगे और जो एक के साथ जब नर युग्मक मिलता है तो उसे द्विगुणित कहेंगे। और इस प्रकार से जब निषेचन होता है तो निषेचन होने के बाद एम्ब्रियो का निर्माण होता है। यहाँ पर हमें एम्ब्रियो दिखाई दे रहा है और ये एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष है और ये सीट कोट है। इस प्रकार सुविकसित एक बीज का निर्माण हो गया जिसमें एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष है और ये भ्रूणपोष जो है त्रिगुणित होता है और एम्ब्रियो जो है वह द्विगुणित होता है। यह जो है बीज आगे जर्मिनेट होता है, विकसित होता है। जब बीज को पोषण मिलता है, जल खनिज लवण मिलते हैं तो यह बीज जो है सबसे पहले अपने भ्रूणपोष से पोषण लेता है और पोषण लेने के बाद एक नए पौधे में कन्वर्ट होता है। इस प्रकार हमने इस छोटे से चित्र के माध्यम से पौधे में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ा है। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। पुष्प एक प्रकार से रिक्तिस्थान से विकसित भाग है जो कि फ्लोरल लीव्स में रिक्तिस्थान की उपस्थिति के कारण रंगीन होता है। इसमें रिक्तिस्थान में क्या आएगा सोचिए। पुष्प एक प्रकार से प्ररोह से विकसित भाग है जो कि फ्लोरल लीव्स में वर्णकों की उपस्थिति के कारण रंगीन होता है। हमारा अगला प्रश्न है पुष्प के रिक्तिस्थान प्रमुख भाग है उनके नाम है। जैसा कि आपने पुष्प के संरचना के बारे में पढ़ा होगा, इसके बारे में बताएं। पुष्प के प्रमुख भाग है, पुष्प के 4 प्रमुख भाग है और उनके नाम है बाह्य दल यानी कैलिक्स, दल यानी कि कोरोला, पुमंग यानी एंड्रोसियम और जायांग मतलब कि गायनोसियम। ये 4 इसके मुख्य भाग हैं। अब हम पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। पुष्प के अगर देखे जाए तो 2 भाग होते हैं, सहायक भाग और आवश्यक भाग। इन सहायक भाग में बाह्य दल पुंज और आवश्यक भाग में मतलब कि जिनकी आवश्यकता होती है उसमें पुमंग यानी एंड्रोसियम और जायांग यानी कि गायनोसियम होते हैं। यहाँ पर हमें एक पुष्प दिखाई दे रहा है। पुष्प में हम देखते हैं पेडिसेल यानी कि पेडिकल यानी पुष्प तंतु। पेडिसेल जो है यह भाग जो होता है पुष्प को पौधे से बांधे रखता है और साथ ही पोषण, खनिज लवण, जल आदि प्रदान करने का काम करता है। वहीं पुष्प के ऊपर की ओर फूला हुआ भाग आपको दिखाई दे रहा है। इस फूले हुए भाग को हम बोलते हैं पुष्पासन। पुष्पासन जो है पुष्प का फूला हुआ भाग होता है और यह जो पुष्पासन होता है पुष्प के चारों भाग यानी कि कैलिक्स, कैरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम सभी को अपने अंदर जोड़े रखता है। इसके बाद अगला भाग हम इसमें पढ़ें तो अगला भाग है बाह्य दल यानी कि कैलिक्स। बाह्य दल पुंज होता है। यह बाह्य दल पुंज जो है हरे रंग का होता है और हरे रंग के होने के साथ ही यह जो है पुष्प को प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन प्रदान करने का काम करेगा यानी कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाएगा। और इस बाह्य दल यानी कि कैलिक्स की एक इकाई, जैसे हम कैलिक्स की एक इकाई को अगर निकाल लेते हैं तो इसको हम सेपल कहते हैं। इसके बाद अगला जो चक्र होता है पुष्प में कोरोला। कोरोला जो भाग होता है यह रंगीन भाग होता है। अलग अलग पुष्प में अलग अलग कलर का भाग होता है जिसे हम कोरोला भाग कहते हैं। कोरोला में भी अगर हम एक पंखुड़ी को अगर निकाल लेते हैं तो उसे हम पेटल यानी कि दल कहेंगे। पुष्प का तीसरा आवश्यक भाग होता है एंड्रोसियम यानी कि पुमंग। पुमंग जो है, पुमंग भाग जो है एंड्रोसियम जो है यह
पुंकेसरों से मिलकर बना होता है। इसके एक इकाई को पुंकेसर या स्टामेन कहते हैं। अब पुंकेसर में भी दो भाग दिखाई देते हैं। ऊपरी फूला हुआ भाग जो है परागकोश या एंथर कहलाएगा, और परागकोश को थैलेमस से बांधे रखने का काम जो है पूतंतु यानी कि फिलामेंट करता है। इसी प्रकार पुष्प का अगला भाग जो होता है उसे हम जायांग यानी कि गाइनोसियम कहते हैं। ये चौथा चक्र होता है जायांग। इसके इकाई भाग को हम बोलते हैं कार्पल यानी कि स्त्री केसर। स्त्री केसर यानी कार्पल जो होता है वो तीन भागों से मिलकर बना होता है। इसका स्त्री केसर यानी कि कार्पल का ऊपरी जो फुला हुआ भाग होता है वो वर्तिकाग्र होता है, और बीच वाला जो भाग होता है यह स्टाइल होता है, वर्तिका होता है, और इसका जो फुला हुआ भाग है वह अंडाशय यानी कि ओवरी होता है। अंडाशय और वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा के बीच वाले भाग को बोलते हैं स्टाइल या वर्तिका। अब इसके स्टिग्मा भाग पर ही परागकण आकर के गिरते हैं, और जब पराग कोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो इस क्रिया को हम बोलते हैं परागन, और परागकण स्टिग्मा पर ही अंकुरित होते हैं। तो इस प्रकार हमने पुष्प की संरचना को पढ़ा है। पुंकेसर के परागधानी में परागकणों के निर्माण की क्रिया कहलाती है। पुंकेसर के परागधानी में परागकणों के निर्माण की क्रिया लघु बीजाणु जनन यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है। यहाँ पर हम स्टामेन यानी पुंकेसर की अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी लघु बीजाणु जनन के बारे में पढ़ते हैं। स्टामेन दो भागों से मिलकर बना होता है, एंथर यानी कि परागकोश और फिलामेंट यानी कि पूतंतु। एंथर दो पालियों का बना होता है। दोनों पालियां एक दूसरे से योजी यानी कनेक्टिव द्वारा जुड़ी रहती है। जब हम एंथर के अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करते हैं तो एंथर की अनुप्रस्थ काट इस प्रकार दिखाई देती है। इसमें चार प्रकोष्ठ होते हैं। इन चारों प्रकोष्ठ में पोलन सेक होती है। इन पोलन सेक के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में अर्धसूत्री विभाजन होता है, और यह द्विगुणित माइक्रोस्पोर मदर सेल्स अर्धसूत्री विभाजन द्वारा चार हैप्लॉइड यानी अगुणित माइक्रोस्पोर्स में कन्वर्ट होती है। यह माइक्रोस्पोर समसूत्री विभाजन द्वारा पोलन ग्रैंड्स यानी कि परागकण का निर्माण करते हैं। जब परागकण का निर्माण हो जाता है तो यह परागकण परागन की क्रिया द्वारा सीधे सीधे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरता है। जब परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं तो वहां पर ये परागकण अंकुरित होते हैं। इसमें पोलन ट्यूब का निर्माण होता है। अब इस परागकण के अंदर उपस्थित नर युग्मक जो है इस पोलन ट्यूब से आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। जब पोलन ट्यूब जो है अंकुरित होकर के पुष्प के ओवरी भाग में प्रवेश करती है, यहाँ पर बीजांड के माइक्रोपाइल में प्रवेश करती है, तब ये दोनों नर युग्मक जो है एम्ब्रियो सेक में प्रवेश करते हैं। अब जैसे ही एम्ब्रियो सेक में भ्रूण कोश में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर निषेचन की क्रिया शुरू हो जाती है। यहाँ पर होने वाला निषेचन जो है द्विनिषेचन कहलाता है। यहाँ पर नर युग्मक में से एक नर युग्मक सबसे पहले एक सेल को निषेचित करता है और भ्रूण का निर्माण यानी कि जाइगोट का निर्माण करता है। वहीं दूसरा नर युग्मक जो है केंद्रीय न्यूक्लियस जो है इनके साथ मिलता है, और यहाँ पर त्रिगुणित भ्रूण पोष का निर्माण होता है। तो इस प्रकार जब बीज बनता है तो उसमें भ्रूण पोष यानी कि भ्रूण पोष का निर्माण हो जाता है, और भ्रूण पोष के साथ ही डिप्लॉइड यानी द्विगुणित एम्ब्रियो यानी जाइगोट का निर्माण हो जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है स्त्री केसर में यानी कि कॉर्पल्स में गुरु बीजाणुओं का निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं। जैसा कि हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि लघु बीजाणु जनन में लघु बीजाणुओं का निर्माण देखा था, वहीं गुरु बीजाणु के निर्माण की क्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। इसे मेगा स्पोरोजेनेसिस या दीर्घ बीजाणु जनन भी कहते हैं। इसके माध्यम से पुष्प के अंडाशय में एक सेल का निर्माण होता है। अब हमारा अगला प्रश्न है पुष्प का मादा भाग क्या कहलाता है। अंडप। पुष्प का मादा भाग अंडप कहलाता है। अंडप द्वारा किसका निर्माण होता है बताएं। अंडप द्वारा ओव्यूल्स यानी कि बीजांड का निर्माण होता है।
अब अंडप की बात करें तो ये पुष्प का जो भाग है इसको हम बोलते हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम यानी मादा भाग। अब गाइनोसियम यानी कि जायांग का प्रत्येक जो इकाई है उसको अंडप यानी कि कार्पल कहते हैं। ये पूरा भाग जो है इसका कार्पल भाग है। कार्पल भाग तीन भागों से मिलकर बना है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय यानी कि स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये ओवरी भाग है। इस कार्पल यानी कि अंडप द्वारा अंदर की ओर बीजांड का निर्माण होता है। इसी बीजांड में एम्ब्रियो सेक होता है और इस एम्ब्रियो सेक के अंदर ऊपर की ओर तीन एंटीपोडल सेल यानी कि प्रतिध्रुवी सेल्स होती है। मध्य में जो है दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और इसके माइक्रोपाइल सिरे पर एक एग सेल और दो सहायक सेल्स होती है। तो इस प्रकार इसके ओवल्स के अंदर अंडे यानी कि एग का निर्माण होता है और यह पौधे का कार्पल भाग है। अब हमारा अगला प्रश्न है, दीर्घ बीजाणु यानी एग सेल्स को निषेचित कर बीज का निर्माण होता है। जैसा कि पुष्प में एग सेल को निषेचित कर बीज का निर्माण कौन करता है? लघु बीजाणु यानी परागकण के नर युग्मक। जो परागकण है उसमें दो प्रकार की सेल्स होती है, एक होती है वेजिटेटिव सेल्स और एक होती है जर्मिनेटिव सेल्स। जर्मिनेटिव सेल्स और एक वेजिटेटिव सेल्स, इसमें जो नर युग्मक बनते हैं ये नर युग्मक जो है यानी लघु बीजाणु के नर युग्मक वह एक सेल को निषेचित करते हैं, द्विनिषेचन होता है इसमें। अब जब एक सेल को निषेचित करते हैं तो बीज का निर्माण होता है। बीज में भ्रूणपोष और भ्रूण यानी कि जाइगोट दोनों होते हैं। भ्रूणपोष भ्रूण को पोषण देता है। हमारा अगला प्रश्न है, समस्त आवृत बीजियों में यानी समस्त आवृत बीजी पौधों में रिक्त स्थान प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है जो कि केंद्रकीय और कोशिकीय संरचना है। इसमें क्या आना चाहिए बताएं। जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी आवृत बीजी पौधे हैं उनमें पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। यानी कि पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है और इस पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणपोष में 8 केंद्रक और 7 कोशिकाएं होती है, यानी 8 केंद्र की 7 कोशिकीय संरचना है। इस प्रकार हमारा उत्तर हुआ, समस्त आवृतबीजी पौधों में पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है और जो 8 केंद्र की तथा 7 कोशिकीय संरचना है। इसे हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसा यहाँ पर हमें एक भ्रूण कोश का एक चित्र दिया है। इस भ्रूण कोश में हम देखते हैं कि जब इसका निर्माण हुआ था, मतलब कि गुरु बीजाणु जनन की प्रोसेस के माध्यम से जब इसका निर्माण हुआ था तो इसमें मध्य में 2 केंद्रक थे जिसे हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं और इसी प्रकार इसके एंटीपोडल सिरे पर यानी चालजा सिरे पर 3 एंटीपोडल सेल्स है। ये 3 एंटीपोडल सेल्स हमको दिखाई दे रही है 1 2 3। इसी प्रकार 3 सेल्स ऊपर हो गई। इसी प्रकार इसके माइक्रोपाइल एंड पर 2 हमें सिनर्जिड्स सेल्स यानी सहायक सेल्स दिखाई दे रही है जिनमें एक एक न्यूक्लियस है और साथ ही एक सेल हमें दिखाई दे रही है। तो 3 सेल ऊपर है, 3 सेल नीचे की ओर है, टोटल 6 सेल हो गई और 6 सेल्स यानी कि 6 कोशिकाएं जो है। इसी प्रकार मध्य में जो पोलर न्यूक्लियाई है ये पूरी एक सेल हो गई। तो इस प्रकार ये 7 कोशिकाएं यानी कि 7 सेल्स हो गई, 7 कोशिकाएं हो गई। और इसमें केंद्रक की संख्या गिने तो 3 केंद्रक ऊपर है, 2 केंद्रक बीच में है, 3 2 5 और 3 केंद्रक नीचे हैं। तो 5 और 3 8, ये 8 केंद्रक हो गए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो भ्रूण कोश है यह जो है 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की संरचना है। हमारा अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान पौधों में द्विनिषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन और त्रिशल्यन पाया जाता है। किन पौधों में पाया जाता है? तो जैसा कि हमने पिछले टॉपिक्स में भी पढ़ा है कि द्विनिषेचन क्या होता है, त्रिशल्यन क्या होता है। तो
इसमें आना चाहिए आवृतबीजी पौधे। जितने भी आवृतबीजी पौधे होते हैं उन पौधों में मुख्य विशेषता द्विनिषेचन है, यानी कि इनमें डबल बार निषेचन होता है, एक बार एक सेल से और एक बार केंद्रीय न्यूक्लियस से। तो यह द्विनिषेचन है और साथ ही इसमें त्रिसलियन पाया जाता है, ट्रिपल फ्यूजन पाया जाता है। यहाँ पर हम एक एम्ब्रियो सेक बनाकर देखते हैं। इसमें माइक्रोपाइल सिरे पर एक सेल होती है और दो सिनर्जिड सेल्स होती है और एंटीपोडल सेल्स होती है ऊपर की, और बीच में दो न्यूक्लियस होते हैं। जब नर युग्मक अंदर प्रवेश करते हैं माइक्रोपाइल सिरे से, तो वह एक सेल से जुड़ते हैं और इधर द्विगुणित जाइगोट बनाते हैं, डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं। और साथ ही एक जो नर युग्मक है वो बीच वाले जो केंद्रीय न्यूक्लियस है उनके साथ संयोजित होते हैं, तो यहाँ पर त्रिगुणित संरचना बन जाती है। तो यह त्रिगुणित संरचना जो त्रिसलियन है और इसमें दो बार निषेचन हुआ है, एक बार यहाँ पर निषेचन हुआ और एक बार यहाँ पर निषेचन हुआ, तो इसे हम द्विनिषेचन कहते हैं। थैंक्स स्टूडेंट्स। इस क्लास के सभी ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर सॉल्व करें। इस क्लास में हमने जितने भी ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करेंगे। उसमें सामान्य जानकारी भर के आप जब अपने ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा आपने कितने ऑब्जेक्टिव सही किए हैं और इस आधार पर अपने ऑब्जेक्टिव को आप प्रैक्टिस पेपर के माध्यम से तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।